हेलो दोस्तों, विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन, वृत्तीय गति और रेखीय गति। दोस्तों, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया फिजिक्स में। सबसे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा, मात्रक और विमा, इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट किया था हमने। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमने स्केलर वेक्टर पढ़ा, अदिश और सदिश। उसके बाद हमने दोस्तों स्पीड मोशन पढ़ा, वो चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग दोस्तों, हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों वर्क पावर एंड एनर्जी। उसके बाद चैप्टर था दोस्तों हमारा ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने न्यूटन लॉज पढ़ा, न्यूटन के गति के नियम और फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा, जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन में दो चीजों की चर्चा होती है दोस्तों। एक, सर्कुलर मोशन में पाथ कैसा रहेगा, पाथ हमेशा सर्किल का होगा। पाथ कैसा रहेगा, हमेशा रास्ता जो रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल करेगा तो वो रास्ता कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सर्कुलर मोशन में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है अभिकेंद्र बल। कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। इंग्लिश में से हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। हम हिंदी मीडियम में क्लास ले रहे हैं दोस्तों, हम हिंदी से मतलब रखेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से लेक्चर रहेगा। अब देखिए अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पहले हम सर्कुलर पाथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, ये 4 पॉइंट हम ले रहे हैं, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ए ऑब्जेक्ट जो है ये 5 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है हर पॉइंट पे सेम होगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब हमें डायरेक्शन निकालना है तो क्या होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए किसी भी सर्कुलर पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ पे, वृत्तीय पाथ पे आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप सीधे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, यानी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे। ये टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे दोस्तों, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा दे रहा है डायरेक्शन। किसका, स्पीड का। स्पीड नहीं, वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा, तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन दे रहा है हमें। तो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो दोस्तों अब हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्शन अब हमें देखना है, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो ये इस डायरेक्शन हो गया इसका, इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। और यहाँ जा रहा है तो दोस्तों ये डायरेक्शन हो गया, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये चारों पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P, Q, R और S, ठीक है। तो इस हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे दिशा जो है, डायरेक्शन जो है वो क्या है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। आप देख सकते हैं पॉइंट पी पे डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है, ठीक है। क्यू पे किधर है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, साउथ की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। आर पॉइंट पे है तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, यानी वेस्ट की तरफ हो गया, पश्चिम की तरफ हो गया। दोस्तों अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो कहने का मतलब है हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दोस्तों स्पीड, चाल जो है वो तो कांस्टेंट रहेगा, चाल क्या रहेगा, सेम रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसका वेग क्या होगा, बदल जाएगा। वेग क्या होगा, बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेग भी बदलेगा। और जब दोस्तों वेग बदल रहा है तो इसका त्वरण क्या होगा, इसके पास कुछ त्वरण होगा। त्वरण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, त्वरण होता है। तो त्वरण होगा, इस बात पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। इस बात से आप समझ गए।
अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता, वेग कांस्टेंट रहता, तो त्वरण 0 हो जाता। लेकिन वेग कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेग बदल रहा है, जिसके कारण त्वरण उत्पन्न होगा। यहां तक क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो परिमाण समान रहता है। वृत्तीय चाल से चल रहा है तो चाल का परिणाम क्या रहेगा? समान रहेगा। लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, दिशा बदलेगा तो वेग बदलेगा, ठीक है। और वेग में परिवर्तन होने के कारण वेग बदल रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, यहाँ पे मान लेंगे v3 है, यहाँ पे v4 है। तो वेग बदल रहा है, तो वेग बदलने के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और त्वरण हो गया तो इसके कारण एक बल लगता है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। दोस्तों, केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, त्वरण जो उत्पन्न होगा अभिकेंद्र त्वरण, उसके कारण जो बल उत्पन्न होगा उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसी अभिकेंद्र बल को एक और नाम दिया जाता है केंद्राभिमुख बल। केंद्राभिमुख बल कौन सा बल? केंद्राभिमुख बल। केंद्राभिमुख बल, ठीक है दोस्तों, समझ गए? कुछ नहीं था, सिंपल था। ये देखिए एक बार और मैं बता देता हूं। ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है, फिर ए पे जाता है, फिर बी पे जाता है, फिर सी पे डी पे। तो इसका स्पीड जो है, चाल जो है, उसका मैग्नीट्यूड परिमाण क्या रह रहा है? सेम रह रहा है। परिमाण क्या है? सेम है, ठीक है। लेकिन इसका डायरेक्शन जो है हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है? बदल रहा है। इस बात को ध्यान देना है। डायरेक्शन बदलेगा तो इसका वेग जो है वो भी बदलेगा, वो भी क्या होगा? बदलेगा। और जब वेग बदलेगा तो दोस्तों त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। और जब त्वरण उत्पन्न होगा तो केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। केंद्र यानी जो सर्किल का ये केंद्र है वृत्तीय पाथ का, इसके तरफ एक बल लगेगा, केंद्र पे एक बल लगेगा। उसी बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। दोस्तों, कितने सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। इसे हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। और इसी अभिकेंद्र बल का एक और नाम है केंद्राभिमुख बल। ठीक है, केंद्राभिमुख बल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, नोट लिख लीजिएगा। पहला नोट है कि वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति का मतलब है कि उसका स्पीड का परिमाण जो है वो सेम है। तो एक समान वृत्तीय गति में चाल, वस्तु की चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है। वस्तु की चाल और दूसरा गतिज ऊर्जा, वस्तु की चाल और दूसरा क्या है? गतिज ऊर्जा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, नो चेंज। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? पहला पॉइंट, चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, अर्थात अचर रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन दूसरी राशियां जैसे वेग, वेग चेंज होगा, राइट। त्वरण ये भी बदलेगा, बल ये भी चेंज होगा, संवेग ये भी चेंज होगा। तो दोस्तों ये चार राशि जो है ये परिवर्तन होता है, चेंज होता है, बदलते रहता है, बदलेगा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो आपको दो राशियों का ध्यान रखना है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों ध्यान से, ये हमारा पॉइंट था, चारों पॉइंट हमने दे दिया, आपके सामने रख दिया, ये देखिए। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, इस तरफ से डायरेक्शन कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में होगा, तो भी वेलोसिटी होगा। फिर इस पॉइंट पे आएगा तो दोस्तों इसका डायरेक्शन इधर होगा वेलोसिटी का, फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा, फिर इसका डायरेक्शन इधर होगा। समझ गए, टेंजेंट आप ड्रॉ करते जाएगा, आपको एक्सेलरेशन मिलते जाएगा, डायरेक्शन मिलते जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये सेंटर हो गया, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगेगा जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ऐसी लिख दिए, अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, और दोस्तों सेंटर की तरफ एक बल भी लगेगा, जिस बल को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्र बल। ठीक है, केंद्राभिमुख बल, जिसका डायरेक्शन किधर हो, केंद्र की तरफ हो। तो केंद्र की तरफ एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन है और फोर्स का भी डायरेक्शन है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, अगर ये हमारा सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पाथ था। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था उसका मास जो था वो कितना था, इसका मास हम मान लेते हैं m। ठीक है, इसका मास कितना मान लेते हैं, m मान लेते हैं, द्रव्यमान m मान लेते हैं। ये सेंटर है सर्किल का, इसका त्रिज्या हम कितना मान लेते हैं, ये त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं, r मान लेते हैं, r सब त्रिज्या कितना है, r है। ठीक है, r है। ठीक है, और इसका स्पीड हम मान लेते हैं, चाल जो मान लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो है उसको हम मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC जो है वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दोस्तों जब अभिकेंद्रीय त्वरण v स्क्वायर बाई आर होगा तो FC कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका m है और एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लेंगे जो v स्क्वायर बाई आर है। तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होगा mv स्क्वायर बाई आर। FC कितना आ गया, mv स्क्वायर बाई आर। इस दोनों फॉर्मूला को आप याद रखो। अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है v स्क्वायर बाई आर और अभिकेंद्रीय बल होता है mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, mv स्क्वायर बाई आर। अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होता है दोस्तों, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दोस्तों एक और फॉर्मूला होता है, v बराबर जो होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। v बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है। ठीक है, v बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, v बराबर ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा इंटू आर होता है। क्या होता है दोस्तों, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ओमेगा है ये, ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, तो दोस्तों v बराबर जब ओमेगा इंटू आर हो गया तो हम FC में ये वैल्यू पुट करेंगे mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब यहाँ से m, अब v के जगह पर हम कितना पुट करेंगे, ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है, आर से आर खत्म, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अभिकेंद्रीय बल का एक और फॉर्मूला ये हो गया, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आवर्त काल को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी क्या है, टाइम पीरियड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त काल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई एन। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन। ठीक है, एन क्या है दोस्तों, एन जो है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ठीक है, और आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बाई में टाइम पीरियड। एन आवृत्ति बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है 1 बाई में टाइम पीरियड। 1/t टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई, और एन को 1/t लिख सकते हैं, तो 2 पाई में टी। ये भी फॉर्मूला जो है दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है, ये दिशा तो मैंने आपको बता दिया ना, ये ध्यान से देखिए, ये यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप। अभिकेंद्रीय बल, ये सेंटर है, तो अभिकेंद्र बल किधर लगेगा, इधर लगेगा केंद्र की ओर, FC। तो अभिकेंद्र त्वरण भी जो है केंद्र की ओर ही लगेगा, AC। दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, लेकिन वेग की दिशा जो है स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, यानी टेंजेंट जिधर होगा उधर। ऐसे टेंजेंट खींच रहे हैं तो दोस्तों ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ऐसे टेंजेंट खींच रहे हैं ऐसे इस पॉइंट पे, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इस डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंट खींच रहे हैं इधर से, तो इधर जा रहा है टेंजेंट, तो डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसमें किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर टेंजेंट खींच रहा है, यानी इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान में रखना है दोस्तों, कोई भी वस्तु है अगर वह वृत्तीय गति में घूम रही है तो उसके लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम एक एक एग्जाम्पल सहित सारा एग्जाम्पल अब हम समझ लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम, आपको क्या बताएं हम, अभिकेंद्र त्वरण के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण। दोनों हम बता चुके हैं। अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है तो चाल का परिमाण जो है, यहाँ पे लिख देंगे, चाल का परिमाण समान रहता है, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, और वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसके कारण एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहा जाता है, बताया था मैं। एक समान वृत्तीय गति में चाल और गतिज ऊर्जा नहीं बदलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार कर लेंगे। ठीक है, चाल और गतिज ऊर्जा को छोड़कर जितने भी राशियां हैं, जैसे त्वरण है, वेग है, बल है, संवेग है, सारे की सारे क्या होती हैं, बदल जाती हैं। सारी राशियां क्या होती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में देखना है दोस्तों, आपको इस फिगर में देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचेंगे तो स्पीड का डायरेक्शन किधर आएगा, इधर आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्शन नीचे जाएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो डायरेक्शन इधर जाएगा, इस पॉइंट पर खींचेंगे तो डायरेक्शन उधर जाएगा। तो जहां हम जिस पॉइंट पर डायरेक्ट निकालना है, दिशा निकालना है वेग का, वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अगर आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण का डायरेक्शन पूछेगा, तो इसका डायरेक्शन जो है वृत्त के केंद्र की ओर होगा, यानी जो वृत्तीय रास्ता होगा उसके केंद्र की ओर
इनका डायरेक्शन होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया कि अभिकेंद्र त्वरण वी स्क्वायर बाई आर होता है और अभिकेंद्र बल जो है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है और ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है और एन को हम 1/t लिख सकते हैं, तो इसीलिए 2 पाई/t हो गया हमारा ओमेगा, ठीक है। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन वेग की दिशा स्पर्श रेखा के दिशा में होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं। अब इस डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये लड़की जो है क्या कर रही है, ये एक धागा से बांधी हुई बॉल है, उसको चारों तरफ क्या कर रही है, घुमा रही है। इसको घुमाने के लिए क्या चाहिए, इसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि केंद्र की ओर लग रहा है। केंद्र मतलब ये लड़की का हाथ हो गया, ये केंद्र हो गया, ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये धागा जो है ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। अब इसके चारों ओर ही ये घुमाएगी, ये चारों ओर घूमेगा धागा, तो ये कब घूमेगा, जब इसके केंद्र की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स मींस अभिकेंद्र बल लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों सेंटर ऑफ रोटेशन यानी केंद्र के तरफ हमेशा क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ये वृत्तीय पाथ पर, सर्कुलर पाथ पे कार जब टर्न ले रही है, तो दोस्तों ये पलट जाएगी, लेकिन नहीं पलट रही है, क्यों, क्योंकि इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी धागे से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल तनन बल से मिलता है। अभिकेंद्र बल जो है दोस्तों वो कहाँ से मिलेगा, टेंशन से मिलता है, टेंशन फोर्स जो कि धागे में होता है। जैसे ये देखिए, ये हमारा हो गया सर्कुलर पॉइंट, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये धागा ले लिया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे इसके पास m मास का एक बॉल है। अब ये इसको चारों तरफ घुमाएगा जब दोस्तों, तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अभिकेंद्र बल होगा, ये धागा में जो टेंशन होगा, टेंशन फोर्स लगता है, तनन बल कहते हैं। ये धागा में जो फोर्स रहता है उसको क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। कोई भी वस्तु जब लटकता है एम मास से तो उस पर टेंशन फोर्स लगता है, तनन बल लगता है। उसी तनन बल से यहाँ पे इसे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इस बात को आप याद रखेंगे, डबल स्टार कर दिया हूं मैं। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई गाड़ी किसी गोलंबर का चक्कर लगाती है तो अभिकेंद्रीय बल जो है घर्षण बल से प्राप्त होता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, डबल स्टार कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी धागे की तनाव सहन क्षमता 100 न्यूटन है, कितना न्यूटन है, 100 न्यूटन है। धागे की तनन क्षमता कितनी है, 100 न्यूटन है। ये हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया सर्किल का। यहाँ पे ये एक धागा से m मास की वस्तु को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस पे जो टेंशन लग रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन है, ठीक है। तथा उससे बंधे पत्थर का द्रव्यमान, m का द्रव्यमान, जो इसका द्रव्यमान है m, वो है 1 kg। मास कितना है, 1 kg, ठीक है। तथा धागे की लंबाई 4 मीटर है, रेडियस कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। तो महत्तम कितने वेग से पत्थर को घुमाया जाए कि धागा न टूटे। तो दोस्तों आपको वेग निकालना है। तो दोस्तों FC बराबर क्या होता है, mv²/r होता है, ये पता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तनन बल है यही हमें क्या प्रोवाइड करता है, FC प्रोवाइड करता है, अभिकेंद्र बल प्रोवाइड करता है। तो FC का वैल्यू हो गया 100 न्यूटन, ठीक है। बराबर हो गया m का वैल्यू कितना है, 1 kg, v² निकालना है, r है 4 मीटर। यहाँ से दोस्तों 400 बराबर हो गया v², और दोस्तों यहाँ से v बराबर आ गया √400, ठीक है, √400। और यहाँ से v बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, v बराबर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम वक्र पथ को, वक्र पथ की ढाल के बारे में। अगला टॉपिक जो है हमारा है वक्र पथ की ढाल। वक्र पथ जो होता है, कर्व्ड सरफेस होता है, उसका स्लोप क्या होगा। टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ अ कर्व्ड पाथ। हिंदी में क्या लिखेंगे, वक्र पथ की चाल, वक्र पथ की ढाल, वक्र पथ की ढाल। तो वक्र पथ की ढाल स्लोप हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, tan थीटा से निकालते हैं। स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा से, ठीक है, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे आप सर्कुलर पाथ पे जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि रोड को जो है कुछ थीटा एंगल पे क्या होता है, ढलान पे बनाया गया रहता है। ऐसा क्यों होता है, ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है प्राप्त हो सके, ठीक है। तो कोई भी पाथ को जो है, कोई भी पाथ है, कोई भी रास्ता है, उसको ढलान नुमा बनाया जाता है। क्यों, ढलान नुमा बनाने का कारण है ताकि उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके, ठीक है। और ढलान पथ जो है दोस्तों, इस पे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो जितने भी आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो घर्षण बल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, फ्रिक्शनल फोर्स से, घर्षण बल से प्राप्त होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर पिंड का द्रव्यमान m हो, वक्र पथ की त्रिज्या r हो और ढलान जो है वो थीटा एंगल हो, तो वक्र पथ पर अधिकतम चाल जो है वो होता है rg tan थीटा। क्या होता है, rg tan थीटा, अंडर रूट में rg tan थीटा, यही अधिकतम चाल होता है, वक्र पथ पर अधिकतम चाल। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा दोस्तों। अब यहां से क्या कंसेप्ट आया, कंसेप्ट ये आया कि अधिकतम चाल जो है वक्र पथ पर, वो द्रव्यमान m पे डिपेंड नहीं करता है, m पे डिपेंड नहीं करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। अगर इस चाल से कोई भी वस्तु वृत्तीय पाथ पे चलेगी तो वो कभी जो है पलटेगी नहीं दोस्तों। अगर इससे ज्यादा चाल हुआ तो क्या होगा, पलट जाएगा, गाड़ी जो है पलट जाएगा आगे की तरफ, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, सुरक्षित चाल जो है हमारा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है, यानी ये जो चाल है इससे ज्यादा चाल से वो क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो क्या होगा? ठीक है दोस्तों, ठीक है, गति अधिक होने के कारण घर्षण कम होता है, गति ज्यादा होगा तो घर्षण क्या होगा, कम होगा, और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त नहीं हो पाएगा। अभिकेंद्रीय बल जितना चाहिए उसको नहीं मिलेगा उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल कम हो गया, तो अभिकेंद्रीय बल उतना नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, अनबैलेंस हो जाएगा और गाड़ी का अंदर वाला पहिया जो है वो पहले उठ जाएगा। गाड़ी का जो अंदर वाला पहिया वो क्या होगा, पहले उठेगा और गाड़ी बाहरी पहिया पर बाहर की ओर क्या होगा, पलट जाएगा। ठीक है, नहीं समझे, एक बार अभी मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूं दोस्तों। ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया। ठीक है, भी जो है हमारा मैक्सिमम कितना है, आर जी टैन थीटा है, आर जी टैन थीटा। दोस्तों आर मैं ऐसे लिख देता हूँ, कभी कभी ऐसे लिख देता हूँ, इससे मिस्टेक नहीं होना है। भी क्या है, आर जी टैन थीटा है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, जब आर जी टैन थीटा से ज्यादा स्पीड होगा, हमारा स्पीड क्या होगा, आर जी टैन थीटा से ज्यादा होगा, ये ज्यादा का साइन है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो एफ सी लगेगा इधर, ये एफ सी जो है ये घर्षण के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण प्राप्त होता है। तो स्पीड ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होगा तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उतना सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल जो है फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि गाड़ी जो है अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस होगा तो इसका अंदर वाला पहिया जो है, अंदर वाला जो पहिया है गाड़ी का, यानी गाड़ी जो ऐसे जा रहा है दोस्तों, तो दो पहिया इसका इधर है और दो पहिया इसका बाहर है, तो अंदर वाला पहिया इसका उठ जाएगा, ये दोनों पहिया क्या होगा, उठ जाएगा, और दोनों पहिया उठेगा तो गाड़ी जो है बाहरी पहिए से इस साइड जो है, इस तरफ जो है वो क्या होगी, पलट जाएगी। ठीक है, गाड़ी क्या होगी, पलट जाएगी। अगर इधर रहता गाड़ी तो दोस्तों इसके चार पहिया हो गए इधर। ठीक है, तो अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, ये पहले उठ जाएगा और उठेगा, और इस दोनों पहिया के अनुसार गाड़ी जो है इधर गिर जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पॉइंट आता है दोस्तों, अगर कोई पिंड जो है, अगर कोई पिंड जो है असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलेगा तो क्या होगा। अभी तो हम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे थे, लेकिन जब असमान चाल से चलेगा, वेरिएबल स्पीड से चलेगा तो क्या होगा, असमान चाल से चलेगा तो क्या होगा। तो वृत्तीय गति पर यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है असमान चाल से चलेगा तो दोस्तों इसके कारण इस पे दो एक्सेलरेशन काम करेगा। कितने एक्सेलरेशन काम करेंगे, दो एक्सेलरेशन, उसके पास दो एक्सेलरेशन हो जाएगा। त्वरण कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। जब स्पीड कांस्टेंट रहेगा, चाल नियत रहेगा, तो केवल एक त्वरण काम करेगा, अभिकेंद्रीय त्वरण। कौन सा त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, लेकिन जब चाल असमान हो गया दोस्तों तो इसके पास दो त्वरण काम करेगा, पहला अभिकेंद्र त्वरण और दूसरा काम करेगा दोस्तों स्पर्श रेखीय त्वरण। कौन सा, स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, स्पर्श रेखीय त्वरण। दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण जो है दोनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कैसे, अभी देख लो आप इस डायग्राम में देखिए, एक मिनट दोस्तों यहाँ पे बनाता हूं, एक मिनट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, चारों पॉइंट पे मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, इसका स्पीड है v1, इसका है v2, स्पीड इसका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, v3, यहाँ पे v4। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो टेंजेंट के कारण इधर डायरेक्शन होता था वेग का, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होता था, लेकिन केवल और केवल डायरेक्शन में चेंज होता था,
और डायरेक्शन चेंज होने के कारण एक बल लगता था, एक त्वरण लगता था केंद्र की ओर, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण एसी के नाम से जानते थे। ठीक है, लेकिन जब ये मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाएगा तो जिधर हमारा टेंजेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, इस पे उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा दोस्तों, उसी डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगेगा एटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको। टेंजेंट की तरफ एक्सेलरेशन है तो इसको एटी से लिखेंगे, और इस एटी को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों दो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एक्सेलरेशन जो है, दोनों एक्सेलरेशन जो है एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। समझ गए, जब एक समान स्पीड से चलेगा वृत्तीय पाथ पर तो एक एक्सेलरेशन लेगा केवल और केवल एसी, लेकिन अगर असमान चाल से चलेगा, वेरिएबल स्पीड से चलेगा तो दो एक्सेलरेशन काम करेगा, एक एटी और एक एसी, स्पर्श रेखीय त्वरण, एक अभिकेंद्रीय त्वरण। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों एटी और एसी के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां से एक रिलेशन निकल रहा है दोस्तों, आर बराबर होता है आर बराबर होता है दोस्तों अंडर रूट वी स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा आर क्या है, आर जो है परिणामी त्वरण है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। वेक्टर में आप पढ़े होंगे, परिणामी त्वरण मतलब इसमें स्पर्श रेखीय त्वरण भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, स्पर्श रेखीय त्वरण भी है और अभिकेंद्रीय त्वरण भी है। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस ये क्या है, एटी है तो एटी स्क्वायर का स्क्वायर, तो आर क्या हो गया, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बराबर वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। ये कहां से आया, ये भी मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। ये सर्किल देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे एसी किधर लगेगा, सेंटर की तरफ, और यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पर्श रेखीय त्वरण जो है इधर लगेगा 80। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट जो होगा ये होगा रिजल्टेंट आर। आर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ये वाला टर्म क्या है, परपेंडिकुलर है, तो पहले हो जाएगा एटी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ये है एस, ये बेस है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। तो यही तो यहाँ पे लिखा हूं मैं, यही फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट लिख दिया था, आपको मैं समझा भी दिया। ठीक है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि एसी और एटी के बीच जो एंगल होता है आपको अपने क्लास के अनुसार याद रखना है, 90 डिग्री होता है। दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल के बारे में बात कर लिए, अब हम बात करते हैं अपकेंद्र बल। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ये जो है दोस्तों एक काल्पनिक बल है, क्या है, काल्पनिक बल है।
स्यूडो फोर्स है, नकली फोर्स है, काल्पनिक बल है, जिसकी कल्पना न्यूटन के तीसरे नियम की सत्यता को बचाने के लिए किया गया। ये न्यूटन के थर्ड नियम को, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के अपोजिट और बराबर प्रतिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगा तो इसके अपोजिट भी एक बल लगेगा इस डायरेक्शन में। इधर ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो बाहर से केंद्र की तरफ भी एक बल लगेगा। केंद्र की तरफ लग रहा है तो केंद्र से बाहर की तरफ भी तो एक बल लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो काल्पनिक बल जो है, जो अभिकेंद्रीय बल के अपोजिट में एक काल्पनिक बल को मान लिया गया और उसी का नाम दिया गया अपकेंद्र बल, ठीक है। अपकेंद्र बल का परिमाण जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, वो अभिकेंद्र बल यानी mv²/r के बराबर होता है, ठीक है। सब चीज सेम रहेगा, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल सब कुछ सेम रहेगा, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, दिशा क्या होगा, विपरीत होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपकेंद्र बल के कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों। पहला होता है दूध से मक्खन निकालते हैं, तो वहां पे हम अपकेंद्रन के सिद्धांत पे काम करते हैं, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पे काम करते हैं। वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं एक बार। हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने अभी पढ़ा था वक्र पथ की ढाल, स्लोप ऑफ कर्व्ड पाथ। वक्र पथ को ढालनुमा क्यों बनाया जाता है, ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके, ठीक है। वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है, घर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर कोई पिंड m द्रव्यमान का हो और वक्र पथ की त्रिज्या r हो और ढाल थीटा हो, स्लोप कितना हो, थीटा एंगल पे रोड को ढाला गया हो, तो वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल जो है √rg tan थीटा होता है। क्या होता है, rg tan थीटा वर्ग अंडर रूट में, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात कर रहे हैं वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मास पे निर्भर नहीं करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में कहीं द्रव्यमान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अगर कोई पिंड वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से यानी rg tan थीटा के वर्ग से, वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से ज्यादा हो, ठीक है, चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है, तो गति अधिक होने के कारण घर्षण कम प्राप्त होगा। अगर स्पीड ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा, तभी तो स्पीड ज्यादा हो रहा है, तो उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगा और गाड़ी के अंदर का पहिया पहले उठता है, अंदर वाला पहिया पहले उठता है और गाड़ी बाहर वाली पहिया के बाहर की ओर पलटता है, ठीक है। यानी गाड़ी जो है दोस्तों ऐसे है, चार पहिया, ठीक है, तो ये अंदर वाला पहिया उठ जाएगा और गाड़ी जो है इन दोनों पहिया बाहर वाले के साइड गिर जाएगी, ठीक है। अगर कोई पिंड असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसके पास दो त्वरण होता है, एक अभिकेंद्रीय त्वरण जो केंद्र की ओर होता है तथा एक स्पर्श रेखीय त्वरण जो स्पर्श रेखा की ओर होता है। दोस्तों दोनों बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा डायरेक्शन किसका, वेलोसिटी का, वेग का, टेंजेंट के कारण इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के कारण इस डायरेक्शन में, टेंजेंट के कारण इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैग्नीट्यूड जब सेम रहेगा, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो एटी क्या होगा, स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल त्वरण क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन जब भी जो है मैग्नीट्यूड जो है स्पीड का वो डिफरेंट हो गया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यानी डिफरेंट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये 80 का डायरेक्शन ये हो गया, सेंटर की तरफ ये लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है हो जाएगा अंडर रूट में AC स्क्वायर, अभिकेंद्रीय त्वरण का स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। AC स्क्वायर कितना होता है,
अभिकेंद्रीय त्वरण कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर अब प्लस ए टी स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट परिणामी त्वरण। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आर परिणामी त्वरण हो गया, एसी हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एटी हो गया स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इतना अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपकेंद्र बल। ये कुछ नहीं है, अपकेंद्र बल जो है अभिकेंद्र बल का जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसका मैग्नीट्यूड जो है, परिणाम जो है वो किसके बराबर होता है, परिमाण जो है वो किसके बराबर होता है, अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। और डायरेक्शन जो है अभिकेंद्र बल के अपोजिट लगता है। ठीक है, ठीक है। ये एक काल्पनिक बल है जो कि न्यूटन के तीसरे नियम को सही साबित करने के लिए माना गया। इसका एग्जाम्पल क्या है, दूध से मक्खन निकालना, वॉशिंग मशीन से कपड़े साफ होना। ठीक है, यही जो है इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। चलो, एक वस्तु असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चल रही है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, चाल जो है असमान है यानी वेरिएबल है। तो इसके पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, चाल जो है क्या है, वेरिएबल है। सबसे पहला पॉइंट यही है, वेरिएबल है तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक एसी और दूसरा एटी। एक होगा एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा होगा एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण दोनों हो गए। आगे बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, त्रिज्या कितना है, आर जो है वो 2 मीटर दिया हुआ, भी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, भी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितना हो, 2 मीटर हो, और वेग की दिशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है दोस्तों, और वेग की दिशा 10 मीटर पर सेकेंड और वेग की दिशा दोस्तों यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ है। एक वस्तु असमान चाल से द्वितीय पथ पर चल रही है और 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से, अगर द्वितीय पथ की त्रिज्या 2 मीटर हो और वेग की दिशा में, यहाँ पे वेग की दिशा में एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो परिणामी त्वरण का मान क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एटी जो है वेग की दिशा यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, उसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, आर का वैल्यू 2 है, वेलोसिटी वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब क्या पूछ रहा है आपसे, आर का वैल्यू पूछ रहा है परिणामी त्वरण। तो परिणामी त्वरण क्या होता है, एसी स्क्वायर अभिकेंद्रीय त्वरण का स्क्वायर प्लस एटी स्क्वायर यानी टेंजेंशियल स्पर्श रेखीय त्वरण का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट एसी स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर
का स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भी स्क्वायर कितना है, भी का 10 का स्क्वायर 100 हो गया। आर कितना है 2, इसका स्क्वायर कितना हो गया स्क्वायर प्लस 80, 80 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 50, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, यानी टोटल हो गया अंडर रूट में 2600। ठीक है, टोटल कितना हो गया अंडर रूट में 2600, यानी ये हो जाएगा दोस्तों 10 रूट 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, टॉपिक लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के बारे में। किसके बारे में, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है दोस्तों। कोणीय संवेग जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, एल जो है ये एम भी आर के बराबर होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान हो गया, भी क्या हो गया, वेग हो गया, आर क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। द्रव्यमान, वेग और ये हो गया त्रिज्या। ये तीनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, कोणीय संवेग का दिशा जो है क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन जो है कोणीय संवेग का डायरेक्शन जो है, ये रोटेशन के डायरेक्शन के जो घूर्णन है, जो गति है, कोणीय गति है, उसका परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, रोटेशन के लंबवत। यानी गति, जैसे दोस्तों ये है सर्कुलर पाथ, रोटेशन कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है एल जो है ये परपेंडिकुलर लगेगा, ये होगा इसका डायरेक्शन। यानी जिधर रोटेट करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे क्या होगा, कोणीय संवेग लगता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं ये कोणीय संवेग करता क्या है दोस्तों। कोणीय संवेग का काम होता है, ये कोणीय गति की मात्रा को बताता है। क्या करता है, कोणीय गति की मात्रा को बताता है। कोणीय गति किस मात्रा से हो रही है ये बताता है, कोणीय गति की मात्रा बताता है। मात्रा मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं एल जो है, एल बराबर हो गया एम वी आर। इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे आप, तो दोस्तों यहाँ पे एम तो सेम है, ठीक है, भी को हम डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर का आर हो गया। अब यहाँ से देखिए सारा का सारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, मूल राशि हो गया। अब सबका डायमेंशन लिख दो, एम का एम, डायमेंशन का एल, रेडियस एल है तो इसका भी एल, तो L2 हो जाएगा, टाइम का टी। यहाँ से हो गया ml2t-1, यही हमारा डायमेंशन हो गया, ml2t-1, यही हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, अब देखिए दोस्तों, एम भी आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, मास का मास होता है, मास का मास नहीं ना, केजी ना। ठीक है, मास का केजी हो गया। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और आर का ये मीटर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही हो गया हमारा राइट आंसर।
देखिए दोस्तों, कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन कैसा है, ये देखिए रोटेशन का डायरेक्शन ये है, ये इधर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन जो है कोणीय संवेग का एल का ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अंगूठे का जो डायरेक्शन होता है दोस्तों, अगर हम राइट हैंड को हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के टर्म में रखें, ठीक है, जिधर रोटेट हो रहा है उधर हम राइट हैंड रख दिए, तो जो अंगूठे का डायरेक्शन होगा वही ओमेगा और एल का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों एल की, ऐसे ही मात्रक मैंने बता दिया, एल का बीमा भी बता दिया, और ये सदिश राशि है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो क्या होगा, सदिश राशि होगा। अब एक टर्म आ रहा है दोस्तों, और इससे क्वेश्चन आता है, आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ा होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लेकिन यहाँ पे हमारा लग रहा है कोणीय संवेग, तो इसे हम बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न हो, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं, टॉर्क आर्म, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टॉर्क आर्म बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आघूर्ण आरोपित न हो, बाहर से कोई टॉर्क न लगे, तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। एमवीआर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल आता है दोस्तों, अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है, तो ज्यों-ज्यों धागा अंगुली पर लिपटती है, त्रिज्या कम होने के कारण वेग बढ़ जाता है, और उल्टा होने पर उल्टा होता है। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई बाहर से बल आघूर्ण नहीं लगेगा तो हमारा मोमेंटम जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी कारण अगर धागा में कोई ये बांधा हुआ है एम मास का कोई पत्थर, ये हमारी अंगुली हो गई, इसको चारों ओर जब हम घुमाते हैं दोस्तों, तो इसका वेग पहले भी रहेगा, जैसे जैसे ये कम होगा, ये लेंथ धागा का कम होगा, वैसे वैसे भी जो है बढ़ेगा, भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे धागा की लंबाई हम बढ़ाएंगे भी कम होते जाएगा। यही बोल रहा है यहाँ पे पहला एग्जाम्पल। अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है और वह धीरे धीरे अपने बाहों को सिकुड़ लेती है, तो त्रिज्या कम होने के कारण वेग अधिक होता है, और उल्टा होने पर उल्टा, वही वाइस वर्सा होता है, ठीक है। अगर किसी घूमते हुए सीढ़ी डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है, तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और जब वह सूर्य के नजदीक होता है, तो त्रिज्या कम होने पर के कारण वेग अधिक होता है। क्योंकि दोस्तों एल बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, एल बराबर होता है एमवीआर, ठीक है। मान लीजिए इस एमवीआर के कारण एल का वैल्यू है 10, ठीक है, एल का वैल्यू कितना है, 10 है। अब देखिएगा, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इसका मोमेंटम कोणीय संवेग कितना है, 10 है। लेकिन जब वह सूर्य के नजदीक होता है, जब वह ग्रह सूर्य के नजदीक होता है, तो उसका त्रिज्या कम होगा। तो यहाँ पे आर तो कम हो गया, आर क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन हमारा मोमेंटम को क्या रखना है, 10 ही रखना है। तो आर कम हो गया तो मोमेंटम तो कम करेगा, ठीक है। तो त्रिज्या कम होने का वेग बढ़ जाता है, तो इस आर को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, वेग बढ़ गया, और फिर मोमेंटम हमारा कितना कर दिया, 10 कर दिया। तो इस मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए ये सब हो रहा है दोस्तों, ठीक है। इस वाले में भी वही बात है, अगर किसी घूमते हुए डिस्क पर कोई मच्छर आकर बैठ जाता है, तो त्रिज्या नियत रहती है, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने के कारण वेग घट जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एल तो हमारा कांस्टेंट रखना है एमवीआर, लेकिन मास बढ़ गया, मास क्या हो रहा है, बढ़ गया दूसरा केस में, तो मास बढ़ गया तो हमारा वेग कम कर देंगे, या वेग कम कर देंगे। त्रिज्या क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, एक ही पाथ पे घूम रहा है सीढ़ी, तो त्रिज्या तो कांस्टेंट है, तो कौन सा कम होगा, मास बढ़ा तो एल को कांस्टेंट रखना है, तो भी को कम होना पड़ेगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चंस लेंगे दोस्तों। और पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो है टाइप 1 है और ये mv² पे है। mv² किसका फॉर्मूला है? अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल पे ये सारा का सारा न्यूमेरिकल्स जो है टाइप 1 का वो आधारित है। रबर के टायरों व सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक कितना है? 0.25 है। घर्षण गुणांक कितना है? 0.25 है। ठीक है, ठीक है, घर्षण गुणांक कितना दिया है दोस्तों? 0.25 दिया गया है। ठीक है, यानी म्यू का वैल्यू जो है कितना है? 0.25 है। ठीक है, 20 मीटर त्रिज्या, आर का वैल्यू कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। ठीक है, त्रिज्या के वक्र पर बिना पलटे कार चलाए जा सकने की अधिकतम चाल है। तो बिना पलटे हुए कार चलाए जा सकने की अधिकतम चाल कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी बराबर क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। और ये अभिकेंद्रीय बल कहां से प्राप्त होता है? फ्रिक्शनल फोर्स से प्राप्त हो रहा है, घर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां से बोल सकते हैं mv²/r अभिकेंद्रीय बल जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू किसके बराबर है? जी आर। म्यू इंटू एम जी के बराबर है, म्यू इंटू एम जी के बराबर है। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो गया। अब यहां से इसको खत्म करेंगे दोस्तों। अब यहां से देखिए, अब यहां पे देखिए m कितना है? पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये m और m का वैल्यू नहीं दिया है तो m से m खत्म हो गया। अब हमें निकालना क्या है? v²/r बराबर म्यू इंटू जी। ठीक है, और v बराबर हो जाएगा अंडर रूट म्यू इंटू जी इंटू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ से v² बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जी आर, और v बराबर म्यू इंटू जी इंटू आर। अब यहां से देखिए म्यू का वैल्यू कितना दिया है? 0.25। इसको 25/100 लिख सकते हैं, इंटू जी का वैल्यू कितना दिया है? 9.8, यानी 98/10 लिख सकते हैं। आर कितना दिया है? आर दिया है 20 मीटर। आर कितना दिया है? 20 मीटर, 20 लिखते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, 25 से 100 गया 4 बार में, ये गया 2 से 2 बार में, ये 2 से गया दोस्तों 49 बार में। यानी v का वैल्यू जो आ गया अंडर रूट में 49 आ गया। यहाँ से v बराबर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। v बराबर कितना आ गया दोस्तों? 7 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ से एक बार मैं और बता देता हूँ दोस्तों। ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। ठीक है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा था। ठीक है, त्रिज्या जो है 20 मीटर है। ठीक है, तो बिना पलटे कार चलाए जा सकने के लिए अधिकतम चाल v बराबर क्या होता है? आर जी tan थीटा, यही शायद होता है, अंडर रूट आर जी tan थीटा। लेकिन यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू नहीं दिया है तो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको बैलेंस कौन कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स।
क्योंकि मैं बोला था कि कोई सर्कुलर पाथ में मोशन हो रहा है तो वहां पे अभिकेंद्रीय बल जो है फ्रिक्शनल फोर्स से प्राप्त होता है, घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो एफ सी बराबर एफ एफ हो जाएगा, जितना एफ सी होगा उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि नहीं होगा। एफ सी का वैल्यू होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। एफ एफ का वैल्यू कितना होगा, एफ एफ का वैल्यू होता है म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू एम जी। ठीक है, अब यहाँ से एम गया कि नहीं गया, वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, म्यू इंटू जी इंटू आर, और यहाँ से भी बराबर हो गया अंडर रूट में म्यू इंटू एम इंटू जी, और यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया और हम निकाल देंगे। यहाँ से कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा आंसर आ गया दोस्तों 7 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है, 5 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को 0.5 मीटर लंबाई की डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी 10 न्यूटन का तनाव वहन कर सकती है, अतः डोरी न टूटे इसके लिए प्रति मिनट अधिकतम चक्रों की संख्या क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार कर लो। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 केजी द्रव्यमान दिया है। द्रव्यमान कितना दिया है, 5 केजी दिया है। रेडियस कितना दिया है, 0.5 मीटर लंबाई की डोरी। ठीक है, रेडियस कितना दिया है दोस्तों, 2 मीटर दिया है। ठीक है, 0.5 मीटर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला था, जब किसी धागे से कोई पत्थर को या कोई भी एम मास के ऑब्जेक्ट को बांधा जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है वो टेंशन फोर्स तनाव बल के बराबर होता है। और यहाँ पे डोरी 10 न्यूटन का तनाव वहन कर सकती है, यानी एफ सी का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर हो जाएगा 10 न्यूटन। एम बी स्क्वायर बाई आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। अब यहां से हम निकालेंगे एम हमारा कितना दिया है, 5 केजी, वी स्क्वायर निकालना है, आर कितना दिया है 0.5। ठीक है, 0.5 बराबर है 10। ठीक है, तो v का वैल्यू यहां से आ जाएगा दोस्तों 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा वो भी देख लो आप। यहाँ से 5 से ये कितना बार में जाएगा, 2 से, और यहाँ से वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 0.5 इंटू 2, इसको करेंगे तो 1 आ गया। तो वी स्क्वायर बराबर 1, तो v बराबर कितना होगा, 1 ना होगा। ठीक है, तो v का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। ठीक है, v 1 है, ओमेगा इतना है, आर कितना है, आर है 0.5 मीटर। ये कट जाएगा, यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा 2। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों हमें ओमेगा निकालना नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। हमें ओमेगा नहीं निकालना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हमने v का वैल्यू निकाल दिया था। और v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, v बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। अब ओमेगा को हम कितना लिख सकते हैं, 2 पाई एन लिख सकते हैं। ये आर हो गया 2 पाई एन इंटू आर। ठीक है,
अब भी का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए हमें n निकालना है, नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से इसे हम हटाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए i बराबर 2 पाई n इंटू आर, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 बराबर क्या हो गया, 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 22 बाई में 7 इंटू आर, आर का वैल्यू होता है 0.5 इंटू एन का वैल्यू हमें निकालना है। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से दोस्तों हम सॉल्व कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई में है, यहां से आएगा 7 अपॉन में 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 इंटू 0.5, यहाँ पे एन आ गया, और यहाँ से एन का वैल्यू आ गया 7/44 में आधा से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, तो एन का वैल्यू आ गया 7 बाई में 20, 7 बाई में 22, एन बराबर आ गया 7/22 चक्कर पर सेकेंड, एन बराबर कितना आ गया 7/22 चक्कर, रिवॉल्यूशन, 1 सेकेंड में आया पर सेकेंड, लेकिन हमें क्या निकालना है, पर मिनट निकालना है। तो पर मिनट निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। और 60 से जैसे ही गुना करेंगे दोस्तों ये कट जाएगा, कितना बार में जाएगा, अप्रोक्स 22 दूनी 44, 16 बचा 160, 2 पॉइंट, यहाँ पे हो गया दोस्तों 2.7, तो 7 से 2.7 में करेंगे तो अप्रोक्स में आएगा हमारा 19.1 मीटर पर मिनट, चक्कर पर मिनट, 19.1 चक्कर पर मिनट। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 19.1 चक्कर पर मिनट, ठीक है, 19.1 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझाते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, देखिए ऐसे क्वेश्चंस कोई नहीं कराते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम देखेंगे, एक बार फिर देखेंगे दोस्तों, टाइम लगेगा तो लगेगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या है, 5 केजी द्रव्यमान के एक पिंड को 0.5 मीटर लंबाई की डोरी के एक सिरे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी 10 न्यूटन का तनाव वहन कर सकती है। दोस्तों यहीं पे आंसर है, 10 न्यूटन का तनाव वहन कर सकती है, यानी टेंशन जो है अभिकेंद्रीय बल Fc के बराबर होता है, और हो गया 10 न्यूटन, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया 10 न्यूटन का वैल्यू हो गया mv²/r, ठीक है। और यहां से हम सॉल्व किए तो हमारा v का वैल्यू आया था 1 मीटर पर सेकेंड, यही आया था दोस्तों, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन हमसे v नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्करों की संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। लेकिन हमसे ओमेगा भी नहीं पूछ रहा है, अब हमसे पूछा यहाँ से, यहाँ v बराबर ओमेगा इंटू आर हो गया, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn, ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें रख देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों,
अब देखिए v बराबर क्या है था, ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा की जगह पे 2 पाई n रख देंगे इंटू आर। अब देखिए अब यहां से 2 इंटू 22/7 n का वैल्यू निकालना है। r कितना है, r है 0.5। v कितना है, v है दोस्तों v कितना है 1 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेंगे। n कितना आया था दोस्तों, 7/22 आया था हमारा चक्कर पर सेकेंड, 7/22 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यही आया था। लेकिन हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट निकालना है तो हम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 19.1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए, एक 1.96 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे से बंधी 0.25 केजी द्रव्यमान की एक गेंद क्षैतिज वृत्त पर घूम रही है। तनाव 25 न्यूटन है, यानी एफसी जो है कितना है 25 न्यूटन है, क्योंकि एफसी कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन फोर्स, तनाव बल, ये है 25 न्यूटन। ठीक है, तो अधिकतम चाल क्या है, भी का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, एफसी बराबर होगा mv²/r। ठीक है, एफसी का वैल्यू कितना दिया है 25 न्यूटन। ठीक है, अब यहां से हो गया 25 न्यूटन जो है बराबर हो गया m कितना है 0.25 गुना v स्क्वायर निकालना है। r कितना है, r है 1.96। तो दोस्तों यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है, यानी हम दशमलव को खत्म कर सकते हैं। तो दशमलव हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब देखिए दशमलव हमने खत्म कर दिया। अब देखिए अब क्या बचा, अब 25 से 25 ये खत्म हो गया। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर बचा वो 196। तो v बराबर बचा √196 और यहाँ से v बराबर आ गया कितना 14 मीटर पर सेकेंड। 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 14 मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर हो गया। अगर कोई समस्या है तो आप बताएंगे, कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, m द्रव्यमान वाला कोई कण r त्रिज्या वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, उस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल। देखिए दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल Fc बराबर क्या होता है, mv²/r। mv²/r। अब देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है m इंटू भी। ठीक है, तो यहाँ से m इंटू भी बाई r ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या होगा P इंटू v/r। अभी केंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू v/r। ठीक है,
लेकिन कोई किसी भी फॉर्मूला में नहीं है P इंटू V बाई आर, नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम एक बार और m से गुना करेंगे और m से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये आंसर लाना है इस ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, तो हम m से मल्टीप्लाई किए और m से डिवाइड कर दिए, तो m इंटू भी को दोबारा हम p लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा p इंटू पी बाई में एम आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों पी स्क्वायर बाई में एम आर, पी स्क्वायर बाई में एम आर, पी स्क्वायर बाई में एम आर। तो पी स्क्वायर बाई एम आर, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। कुछ नहीं करना था दोस्तों, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख दिया। ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। एम वी स्क्वायर बाई आर हो गया, m इंटू भी को हम p लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो p लिख दिए, p अपॉन में v बाई आर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था, तो हमने एक बार और m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड कर दिया, तो एम भी को हम क्या लिख दिए, फिर p लिखे, तो ये p स्क्वायर ऊपर में हो गया और एम आर जो है नीचे में हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ दोस्तों, एफ सी बराबर क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, यहाँ से हमने लिखा एम भी बाई आर और ये भी, इस एम भी को हम पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे पी इंटू भी बाई में आर। अब देखिए हमने ऊपर में एक एम डाल दिया और नीचे में भी हमने एक एम डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए m इंटू भी को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, तो ये p हो गया, ये एक दूसरा p हो गया, अपॉन में m हो गया, ये r हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई में एम आर। तो दोस्तों ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पांच नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है 5 केजी है, m का वैल्यू दिया है 5 केजी। ठीक है, एक गोले में जिसका रेडियस 1 मीटर है, r है 1 मीटर। ठीक है, और 2 रेडियन पर सेकेंड कोणीय गति से घूमती है, यानी ओमेगा का वैल्यू दिया है, भी जो है कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड, भी बराबर कितना दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, भी का वैल्यू दिया है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है, अभिकेंद्रीय बल होगा तो F बराबर क्या होता है, एम भी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो M का वैल्यू कितना है 5 है, V कितना है 2 का स्क्वायर यानी 4 है, अपॉन में R कितना है 1 मीटर है, तो 20 हो गया हमारा आंसर, 20 मीटर। ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 भी बराबर होता है दोस्तों ओमेगा इंटू आर। भी बराबर क्या होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, एफ सी बराबर क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इस बात का दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, दोनों मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर के व्यास 1 मीटर व्यास के एक फ्लाई व्हील के रिम पर एक बिंदु यदि एक 1200 चक्कर पर मिनट की दर से घूम रहा है तो त्वरण निकालना है। आर बराबर कितना दिया है दोस्तों 1 मीटर व्यास, तो आर बराबर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास 1 है तो रेडियस कितना हो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठीक है 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1200 चक्कर लगा रहा है, कितना में 1200 चक्कर पर मिनट, तो पर सेकंड कितना हो जाएगा 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड में कितना लगाएगा 1 सेकंड में लगाएगा 20 चक्कर, यानी एन का वैल्यू हो गया 20। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20 हो गया, एन बराबर कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, अब ए बराबर क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ए बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं 2πn लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2πn लिख सकते हैं ना ओमेगा बराबर। ठीक है, यहां से लिख देंगे 2πn का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, 2πn का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू एन कितना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 2πn एन का वैल्यू कितना आया था दोस्तों, एन का वैल्यू आया था 20 का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना है, आर है 0.5, हो गया हमारा सॉल्व। कितना हो जाएगा दोस्तों 2π 4π 40π हो गया, 40π का स्क्वायर इंटू 1/2। यहां से आ गया दोस्तों 1600 पाई स्क्वायर इंटू 1/2। 1/2 से ये गया 800 पाई हमारा हो गया, 800 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हमारा राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। कुछ नहीं था, क्वेश्चन में सिंपल था। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से मैं इसे रिकैप करा देता हूँ। देखिए दोस्तों डायमीटर दिया हुआ है 1 मीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर का आधा होता है रेडियस। ठीक है, 1200 चक्कर दिया हुआ है पर मिनट, तो सेकंड निकालने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, कट जाएगा 20 चक्कर पर सेकंड, यानी एन का वैल्यू आ गया 20। एन बराबर क्या होता है, एन का वैल्यू 20 आ गया। अब आपसे एक्सेलरेशन पूछ रहा है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू पूछ रहा है। ओमेगा बराबर होता है 2πn, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आर हो गया। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू एन कितना है 20 है, इसका स्क्वायर ये आर। यहाँ हो गया दोस्तों 40 पाई का स्क्वायर हो गया 1600 पाई स्क्वायर, आर हो गया 1/2, ये कट गया 800, तो 800 पाई स्क्वायर जो है हमारा राइट आंसर होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सौ ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर n चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान 20 न्यूटन है, तो n का मान क्या होगा? ठीक है, देखते हैं। F बराबर क्या होता है, mv² बाई r। ठीक है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता है, v का स्क्वायर का वैल्यू इतना हो गया बटा में r। ठीक है, अब देखिए m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में r। r से r खत्म हो गया दोस्तों, यहाँ से हो गया m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी एफ सी का वैल्यू इतना होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है रेडीमेड। ठीक है, तो एफ सी बराबर हो गया एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हम दोस्तों ये पूरा डिलीट कर देते हैं, जो जितना है। अब देखिए, दोस्तों इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी बन जाएगा, सिंपल रहेगा इससे। एफ सी बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए। अब यहाँ से देखिए एफ सी का वैल्यू कितना दिया है, एफ सी का वैल्यू दिया है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन बराबर एम कितना दिया है 0.1 kg। 100 ग्राम दिया है दोस्तों, 100 को 1000 से डिवाइड करेंगे केजी में बदलने के लिए, ये कितना आ जाएगा 0.1 आएगा। 0.1 इंटू वी स्क्वायर हमें निकालना है, अपॉन में आर कितना दिया है, आर दिया है 1/2 यानी 0.5। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों एक एक अंक बाद दशमलव है, तो ये दशमलव का कोई काम नहीं है। ठीक है, 5 से 20 इधर जाएगा तो 100 हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया। तो v बराबर कितना आ जाएगा √100, और यहाँ से रूट हटेगा तो 10 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब v बराबर क्या होता है दोस्तों, ओमेगा इंटू आर होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए v कितना है 10 है, ओमेगा बराबर क्या है 2πn, 2πn इंटू आर कितना है 0.5। अब यहाँ से देखिए 10 बराबर 2π, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू दिया है दोस्तों, निकालना है हमें, n का वैल्यू क्या है निकालना है, इंटू 5/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से 10 गया, यहाँ पे आ गया दोस्तों 1 इंटू ये 10 इधर आ जाएगा और बटा में पाई, और ये हो गया n। n बराबर कितना आ गया 10/पाई, यही हमारा राइट आंसर हो गया। n बराबर कितना आ गया 10/पाई। n का वैल्यू ही पूछा था, n बराबर कितना होगा 10/पाई। दोस्तों ऑप्शन भी यही दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है आपको 10/पाई, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था, उस फॉर्मूला से भी मैं बना के दिखा देता हूं दोस्तों। ये तो इस फॉर्मूला से हो गया, एक ओमेगा वाला फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, भी मैं बताया था।
उस फॉर्मूला से भी ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी बराबर क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये एफ सी का फॉर्मूला होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है, एम इंटू 2 पाई एन का स्क्वायर इंटू आर, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, यहां से एफ सी का वैल्यू कितना दिया है, 20 न्यूटन दिया था, आई थिंक 20 न्यूटन दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना लिख सकते हैं, m इंटू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, यहाँ पे हो गया 20। अब एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 अपॉन में 4 इंटू एम इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब सारा फॉर्मूला रख देंगे। अब यहां से देखिए 20/4 गुना m का वैल्यू कितना है 0.1 kg, 0.1 इंटू पाई स्क्वायर इंटू ये कितना है, r है 0.5, 0.5। इसको थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों, r कितना है 0.5, एक मिनट, r है 0.5, ठीक है। इसको यहाँ रखते हैं, ये देखिए दोस्तों 20/4 इंटू m का वैल्यू है 0.1 इंटू पाई स्क्वायर इंटू r का वैल्यू है 0.5, ठीक है। अब दोनों दशमलव है तो 1 10 ऊपर गया, फिर 1 10 ऊपर गया, ठीक है। इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो इसको दशमलव हटा देते हैं, इसको 5/10 तो ये भी दशमलव हटा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 4 से ये कितने बार में गया, यहाँ पे देखिएगा, ये 4 से गया 5 बार में, ठीक है, ठीक है। 5 से गया, 5 से गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों 100/में पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ से n बराबर आ गया अंडर रूट में 100/में पाई स्क्वायर, और यहाँ से n बराबर आ गया 100/में पाई। तो दोस्तों देख रहे हैं 10/में पाई, दोनों केस में आंसर वही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, एक पिंड को 0.2 मीटर त्रिज्या के
क्षैतिज वृत्त पर घुमाया जाता है। ठीक है, इसका कोणीय वेग 10 रेडियन पर सेकंड है। वृत्ताकार मार्ग के किसी बिंदु पर रेखीय वेग क्या है? आपको रेखीय वेग निकालना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोणीय वेग v बराबर होता है v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेगा है 10 रेडियन पर सेकेंड इंटू आर कितना है 0.2, भी निकालना है। तो भी बराबर हो गया दोस्तों 2 मीटर पर सेकेंड। 0.2 में 10 से गुना कर देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं जो कि ग्रेविटेशन से आया हुआ है। ग्रेविटेशन नहीं है, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन से आया हुआ है। उस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और फिर सेशन समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों, उस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहा है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का विराम में है, बिना त्वरण के गमन कर रहा है, त्वरित गति में है, एक समान वेग से गमन कर रहा है। दोस्तों कोई लड़का जो है 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे क्या मालूम होता है? इससे मालूम होता है कि वह रेस्ट में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिना त्वरण के गमन कर रहा है? नहीं। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो यहाँ पे कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस पे एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसे हम एसी के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी इस क्या है, त्वरित गति में हो, त्वरित गति में है, एक समान वेग नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, वेग भी चेंज होगा, और जब वेग चेंज होगा तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन होगा, अभिकेंद्रीय एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है? अपकेंद्रन पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक काल्पनिक बल है उसी पे काम करता है, मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ता हूं, यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकेंड का समय लेती है, वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? भी जो है किसके द्वारा दिया जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों भी बराबर क्या होगा यहाँ पे देखना है। तो भी बराबर क्या होता है, वेग बटा वेलोसिटी बराबर क्या होता है, यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है, तो वेग भी निम्न में से किसके द्वारा दिया जाएगा? तो कुल दूरी बटा में समय। तो कुल दूरी क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे 2 पाई आर होगा, तो 2 पाई आर बाई में t हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य 0 होगा, क्योंकि दोस्तों वृत्ताकार पथ पे डिस्प्लेसमेंट जो है 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, जिसके कारण मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होगा? एक आयताकार पथ पर दौड़ता है, एक षष्ठकोणीय पथ पर दौड़ता है, एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ता है, एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। तो दोस्तों वृत्ताकार पथ पर एक्सेलरेशन अधिक होगा, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर 2 एक्सेलरेशन काम करेगा, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल भी है। कक्षीय चाल कितनी है, भी है, भी दोगुनी तथा कोणीय वेग ओमेगा आधा कर दिया जाए
तो इसका अभिकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण दोस्तों, अभिकेंद्रीय त्वरण जो है ये क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि v बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है दोस्तों। वो जब दोगुना होगा तो ये आधा हो रहा है, तो दोनों कट जाएगा और अपरिवर्तित रह जाएगा। ठीक है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। ठीक है, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तो दोस्तों बोतल के मध्य भाग में बुलबुले होंगे, कि तली के पास होंगे, कि गर्दन के निकट होंगे? कहाँ होंगे? तो दोस्तों गर्दन के निकट जो है बुलबुला जो है ज्यादा होगा। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, तो स्थिर चाल से चलेगी तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण होगा, इसके बाहर की अंदर की ओर क्या होगा? त्रिज्य त्वरण होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो दोस्तों एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो क्या अपरिवर्तित रहेगा? कौन सा परिवर्तित होता है? तो संवेग परिवर्तित होता है। संवेग क्या होता है? हाँ, संवेग भी परिवर्तित होगा और उसका दिशा भी परिवर्तित होगा, लेकिन दिशा जो है दोस्तों मेन आंसर है। प्रमुख आंसर क्या होगा? दिशा होगा, डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज होता है। ये देखिए टेंजेंट के डायरेक्शन की ओर होगा डायरेक्शन। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा? कोणीय त्वरण जो है दोस्तों 0 होगा, क्योंकि एक समान में केवल क्या लगता है? अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है। इसमें अभिकेंद्र में की ओर त्वरण लगता है। समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशियां स्थिर हैं वे हैं। समान वृत्तीय गति में क्या होता है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी और चाल दोनों क्या होता है? गतिज ऊर्जा और चाल क्या होता है? स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? दोस्तों लट्टू का घुमाना जो है केंद्राभिमुख बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? पिंड की गति को क्या कहा जाता है दोस्तों? समान वृत्तीय गति कहा जाता है। रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है। वक्र पर क्यों झुकी रहती है? क्योंकि उसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि है। रेखीय गति में द्रव्यमान के समान घूर्णन गति में संगत राशि कौन है? जड़त्व है दोस्तों, इनर्शिया। घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल क्या होगी? तो दोस्तों पाई बाई में 30 होता है कोणीय चाल। पाई बाई में 30 होता है। इस क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने आपको करा दिए। सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।